बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड फन 9th 10th 11th पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। सो क्लास 9th वालों के लिए ऑलरेडी मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का वन शॉट ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो देखा है तभी आपके लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज, कुछ शॉर्ट आंसर्स, कुछ लॉन्ग आंसर्स एंड देन केस बेस्ड। तो कंप्लीट एक होता है ना पैकेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन होने वाला है ये सेशन, जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में करने वाले हैं, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर हो जाएंगे और टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। जो बच्चे यहाँ पे इंस्टाग्राम से आए हैं उनको ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे ये असाइनमेंट भेज दिया था कि आप अटेम्प्ट कीजिए एंड देन आप यहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सो बेसिकली ये असाइनमेंट के ही डिस्कशन है, ये असाइनमेंट के ही सॉल्यूशंस है सारे। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर का वन शॉट देखना जरूरी है, इसके लिए प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी या उस लेक्चर का लिंक या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो जरूर देख लेना। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है कि बेसाइल कौन से डे पे टूटी थी? स्टॉर्मिंग ऑफ बेसाइल कब हुआ था? व्हाट वाज द डे? Was it 17 जुलाई 1789? देखो बच्चों सभी को ये कमेंट्स में आंसर्स बताने हैं। जब तक आपने क्वेश्चन देख लिया यू शुड राइट द आंसर ऐसे, बिल्कुल ऐसे, 15 जुलाई 1789 या फिर 14 जुलाई 1789। So the correct answer for this question is 14 जुलाई 1789। इस दिन ये काम हुआ था, बेसाइल टूटी थी। बेसिकली राजा को ये दिखाने के लिए कि अब हम आपसे नहीं डरते, ये प्रिजन तोड़ी गई थी। बेसाइल मतलब प्रिजन। सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेज एंजॉयड बाय द क्लर्जी एंड नोबिलिटी। तो भैया फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वालों के लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब क्या उनको बेनिफिट मिला हुआ था आउट ऑफ दीज थ्री? क्या उनको लैंड की ओनरशिप मिली हुई थी, या क्या उनको वॉर्स में पार्टिसिपेट करना अलाउड था, या फिर उनको भैया टैक्सेस देने से एग्जेम्पशन, उनको छूट मिली हुई थी कि आपको टैक्सेस पे नहीं करने हैं? तो आउट ऑफ दीज थ्री व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अगेन सी, उनको बेटा कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने होते थे। टैक्स पे करने के लिए थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट एग्जेम्प्टेड, और थर्ड स्टेट को ही सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्यूटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क? बच्चों फिलोसोफर्स वाला टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वन मार्कर में तो मतलब एक ना एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है कि पर्टिकुलर ये किसकी किताब में था या कौन इसका फिलोसोफर था। तो यू हैव टू मेमोराइज एंड लर्न दैट। तो ये दोनों डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन यानी कि हेरिडेटरी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ना ही एब्सोल्यूट राइट, मोनार्की नहीं होनी चाहिए। ये कंसेप्ट थे जॉन लॉके के। किसके थे बच्चों? जॉन लॉके के। ये दोनों कंसेप्ट थे जो इन्होंने अपनी बुक टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखे भी थे, ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, किताबों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज डिविजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट वॉज पुट फोर्थ इन। याद है एक कंसेप्ट था जिसके अंदर कहा गया था कि पावर जो है वो किस में डिवाइड कर दो? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में कर दो। तो ये किस में बोला गया था? कौन सी किताब में ये बात बोली गई थी बच्चों? बता दो जरा, कौन सी किताब में ये बात बोली गई थी? देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तो था कि लोगों का और रिप्रेजेंटेटिव का अच्छा रिश्ता होना चाहिए। ये बात थी स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें था मॉन्टेस्क्वे। द स्पिरिट ऑफ लॉज में ये बात लिखी गई थी। टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट अभी मैंने आपको बताया, तो ऑब्वियस आंसर है स्पिरिट ऑफ लॉज रिटन बाय मॉन्टेस्क्वे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791? मेन ऑब्जेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दिस इज काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों ये। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791? देखो यार मैं कमेंट्स पढ़ूंगी हर बच्चे के। आई वांट एवरी किड टू राइट द आंसर इन कमेंट्स। मेरे आंसर बताने से पहले तुम्हारा कमेंट होना चाहिए कि क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर डालो, आंसर लिखो, क्वेश्चन नंबर डालो, आंसर लिखो। ओके, सो क्या है भैया? टू लिमिट द पावर ऑफ द किंग, ऑफ द मोनार्क,
to limit the power of monarch was the main objective of Constitution of 1791. Members of the Jacobin clubs were known as, क्या कहा जाता था Jacobin clubs के members को? So कहा जाता था sans क्लूट्स. स्पेलिंग वाली गलत हो जाए देख लेना यार, थोड़ा बहुत अजीब अजीब से नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन में सारे. चलिए बच्चों, अब बात करते हैं ये पिक्चर बनी हुई है. ये पिक्चर क्या दर्शा रही है? ये क्या दिखा रही है? मार्केट इन पेरिस, मीटिंग ऑफ नेशनल असेंबली, स्टॉर्मिंग ऑफ बेसाइल, मीटिंग ऑफ द थर्ड स्टेट. बताइए. चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग जो भी कमेंट में सही देगा उसको मैं पिन करूंगी. इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है भाई? एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है ना. बाकी जब आपको इसकी पीपीटी मिलेगी उसमें तो मैं आंसर टिक करके भेजूंगी. पीपीटी जो मिलेगी, पीपीटी कहाँ आएगी मैडम? पीपीटी आएगी टेलीग्राम पे, साइंस एंड फन 9th-10th के टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में. बेटा हमारे बहुत सारे टेलीग्राम पे सर्च करोगे, बहुत सारे ऑलरेडी चैनल्स बने हुए हैं फेक, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन से जाके ही उसको फॉलो करना. ओके, नाउ असर्शन एंड रीजन, सोच समझ के आंसर करेंगे, ठीक है? Mirabai bought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. Remember, there was a meeting in indoor tennis court of Versailles on 20th June. तो कह रहे हैं क्या भैया, कैसे करते हैं देखो, सवाल बच्चे मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि मैम असर्शन रीजन करवा दीजिए, असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करते हैं. सो आई ऑलवेज से असर्शन रीजन को हमेशा आप लोग कैसे सॉल्व करें? ट्रू फॉल्स की तरह आप इसको सॉल्व करें. जैसे ट्रू फॉल्स बचपन में आते हैं ना, स्टेटमेंट पढ़ी ट्रू है या फॉल्स है, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं मीराबाई ने क्या किया? बड़ी बड़ी स्पीचेस दी जब असेंबल हुए वर्सलीज में, इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सलीज ऑन 20th जून. तो बात बिल्कुल सही है, इट्स ट्रू. ओके जी, ट्रू हो गया. नेक्स्ट, मीराबाई वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली. रिमेंबर एबीसीज एंड मीराबाई वॉज इन अ नोबल फैमिली. एबीसीज वॉज अ क्लर्जी but was convinced to the need to do away with the society of feudal privilege. तो उसने कहा कि लेकिन वो तो बना ही था चेंज लाने के लिए. तो बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट है ये एनसीईआरटी में, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सच्ची ट्रू है. अब दोनों ट्रू हो गई. अब देखो क्या आपस में रिलेट कर रही है? तो यस बच्चों, उसने स्पीच दी क्योंकि वो बना ही इसके लिए था, इसीलिए बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. लेकिन अगर केस आ जाए जिसमें दोनों सही तो हैं लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दो अलग अलग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन विल बी बी. अगर आपको एक गलत और एक सही आ गई फिर तो भैया बहुत ही आसान है, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन होने वाला है. इतना आसान होता है असर्शन रीजन. जस्ट उसको ट्रू फॉल्स की तरह करो, सिंपली उसको ट्रू फॉल्स की तरह करो. कई बार अटक जाते हैं, इट्स ओके, बट मोस्टली. चलो इसी बात पे सेकंड वाला ये ट्राई करो और आंसर लिखो इसका. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो और आंसर लिख दो इसका. Women's struggle for equal political rights continued for more than 200 years after the French Revolution. In 1946, women in France won the right to vote. तो बच्चों बात दोनों ही सही है, यहाँ पे भी दोनों बातें सही हैं. 1946 में ही मिला था, 200 साल उनने और लड़ाइयाँ की थी, बिल्कुल सही बातें हैं. एंड इसी वजह से इसका आंसर आता है बोथ एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. मैच द फॉलोइंग करते हैं. चलो भाई मैचिंग खेलते हैं. लुइस 16 बर्बन फैमिली हो गई, ठीक है जी. और देखो यार, जॉन लॉक अभी हमने किया, टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है जी. रोशे हो गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी. इसके बाद बेसाइल ये प्रिजन हो गई, ठीक है जी. नेपोलियन बोनापार्टे तो भैया बैटल ऑफ वाटरलू में हार गए थे, वो हो गया. बचा क्या? स्टेट जनरल. ये क्या है? एक पॉलिटिकल बॉडी है, एक पॉलिटिकल बॉडी है. तो ये हो गए आंसर्स. सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हो गया 5th, वाटरलू वाले का हो गया 6th, पॉलिटिकल बॉडी हो गया 2nd, बर्बन फैमिली हो गया 1st, ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट हो गया 3 और फोर्ट्रेस प्रिजन हो गया 4. ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो असाइनमेंट में हमारे पास ये 10 MCQs थे सॉर्टेड. कितने आए? तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, बताओ कितने आए तुम्हारे मार्क्स इसमें आउट ऑफ 10?
नाउ लेट्स मूव टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे पहले बात की जाएगी टिथे ऑन टेली की। ये दोनों क्या है? तो बच्चे टिथे क्या है? ये रेफर करता है एक ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन या टैक्स, बेसिकली इट्स अ टैक्स, टिपिकली 1/10 ऑफ अ पर्सन इनकम और प्रोड्यूस, यानी कि जितना वो बना रहा है उसका 1/10 उसको टैक्स देना होगा। इट हैज इट्स रूट्स इन एंशिएंट बिब्लिकल प्रैक्टिसेस एंड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रिश्चियनिटी। सिंपली टिथे वाज अ टैक्स कलेक्टेड बाय द फर्स्ट स्टेट पीपल। पहले स्टेट के क्लर्जीज ये कलेक्ट करते थे और लोगों को अपनी प्रॉपर इनकम का, प्रोडक्शन का 1/10 एज अ टैक्स देना पड़ता था चर्च वाले लोगों को, यानी कि क्लर्जीज को। बट टेली वॉज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिकली ये लगाया जाता था डे टू डे चीजों पे, टबैको, सॉल्ट, जो डेली इस्तेमाल हो रही है उस सब पे। नाउ what was active citizen and who was passive citizen? Very important 3 marker, very important। क्या कह रहे हैं बच्चों? एक्टिव सिटीजन्स कौन से होते हैं? इट कंस्टिट्यूटेड ऑफ, देखिए 28 मिलियन की पॉपुलेशन में से मात्र 4 मिलियन लोग ऐसे थे जो कि एक्टिव थे। एक्टिव मतलब नॉट दैट एक्टिव रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग जैक्स कर रहे हैं, पुशअप्स लगा रहे हैं, नॉट दैट एक्टिव। एक्टिव इन द सेंस दे वर द पर्सन्स हु हैड राइट टू वोट। दे वर मेन ओनली अबव 25 ईयर्स ऑफ एज और इनको वोट देने का अधिकार था। दे वर पेइंग टैक्सेस, दे वर ऑल्सो पेइंग टैक्सेस अपनी 3 दिन के वेजेस के बराबर। So they were active citizens and they were having right to vote. But here, rest of all the people, it constitutes about 3 million men, women, children, youth below 25. They have no voting rights. And in order to get the voting right, उनको क्या करना पड़ता था? टैक्स पे करना पड़ता था। अगर वो टैक्स देंगे तो वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं, वो भी सिर्फ आदमी। औरतों को तो राइट टू वोट था ही नहीं। अभी हमने असर्शन रीजन में भी पढ़ा ना, औरतों को तो राइट टू वोट था ही नहीं, सिर्फ आदमियों के लिए। चलिए अगला, जैकोबिन्स कौन थे भाई? जैकोबिन्स कौन थे? जैकोबिन्स थे एक ऐसा सेक्शन जो कि एक्चुअली आता था थर्ड स्टेट के भी थर्ड कैटेगरी में। यहाँ पे पेजेंट्स, फार्मर्स, आर्टिशियंस, छोटे मोटे बेकर्स, डेली वेज लेबरर्स आते थे। एंड बेसिकली ये सेंट जैकब के नाम पे रखा गया एक क्लब था, सेंट जैकब। ओके 1792 में जब सप्लाईज ऑफ ब्रेड रिड्यूस, यानी कि खाना कम हो गया, जैकोबिन्स अलोंग विद द पीपल ट्यूलरीज चले गए। ट्यूलरीज, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, वहां पे राजा को पकड़ लिया। दस दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इनके लीडर कौन थे? यू नो हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन्स? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। Maximilian Robespierre was the leader. They wore knee breeches and in addition a red cap. Red cap कहती थी liberty, liberty दर्शाती थी red cap. This development led to the changes in the constitution और इन्हीं के इस efforts की वजह से changes आए संविधान में, यानी कि अब 21 साल से ऊपर हर एक आदमी regardless of his wealth वोट दे सकता था। बिकॉज ऑफ जैकोबिन्स ये पॉसिबल हुआ। जैकोबिन्स ऑन 21 सितंबर 1792 मोनार्की को इन्होंने हटा पटका एंड देन वहां पे लीडर बने मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। लोगों के अंदर अब डर आ गया कि अगर हम रिपब्लिक के साथ नहीं रहेंगे तो रोबेस्पियर हमें छोड़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब बतानी है हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में औरतों का क्या रूल था, औरतों का क्या पोजीशन थी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग women participated actively। देखो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, आपको भी पेपर में हाईलाइटिंग करनी है, मैम का ध्यान ही आ जाए कि women participated actively। Most women of the third estate had to work for living। yes, वो एज अ धोबन, एज अ फ्लावर्स बेचने वाली, फ्रूट्स बेचने वाली, वेजिटेबल्स बेचने वाली काम करती थी। एंड देन दे वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह काम करती थी बड़े बड़े लोगों के घरों में। ऑल्सो दे वर लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली, देयर किड्स, and they started their own political clubs, newspapers in order to voice their interest। इनके आपको याद है 2 फेमस पॉलिटिकल क्लब्स कौन से थे? रिपब्लिकन विमेन था एक, तो दूसरा याद है किसी को? सोसाइटी रेवोल्यूशनरी करके था एक,
ये इनके फेमस क्लब्स थे बच्चों. दे डिमांडेड द राइट टू वोट, लेकिन उनको वोटिंग राइट्स इतनी इजीली नहीं मिले थे. Why was the directory rule not successful in France? Basically जब फर्स्ट टाइम लुई 16 को हटाया गया था, जो डायरेक्टरी रूल आया था, इफ यू ऑल रिमेंबर द पिक्चर इन योर एनसीईआरटी, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा? आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड व्हिच डिनाइड द राइट टू वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड men, that is passive citizens. It provided 2 elected legislative councils who appointed directory and executive made up of 5 members. तो इनके अंडर 5 लोग काम करते थे. However, the directors often clashed with the legislative councils and were finally dismissed. लेकिन इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी. आदत नहीं है ना, मोनार्की के अंडर रहने की आदत है. With this political instability की वजह से फ्रांस ने अलाउंस दे दी, एक रास्ता दिखा दिया मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन जी को एंटर करने. आपको पता है नेपोलियन जी कब आए थे? 1804 में. और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का राज कब खत्म हुआ था? 1794 में. 1794 में. तो 10 साल कोशिश की फ्रांस चल जाए, नहीं चला तो फिर नेपोलियन जी की एंट्री हो गई. स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज के बारे में बताना है. चलिए, बड़ा अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है. ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ लेबर, बेसिकली क्या होता था यार, प्लांटेशंस में जो लेबर चाहिए होती थी उसके लिए ना लोग ट्रैवल नहीं करते थे, वो लोग नहीं आते थे काम करने. तो क्या हुआ? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच. ठीक है, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ. फ्रेंच मर्चेंट्स, ये मैप पे भी मार्क करना आता है, बॉर्डुएक्स और नांटेस 2 पोर्ट्स हैं. ये दोनों पोर्ट्स के नाम हैं. ये अफ्रीका से शैकल्ड लेबर्स, यानी कि वहाँ के गरीब इंडिजीनियस लेबर्स को वॉयजेस में 3-3 महीने के सफ़र में रख के, उनका ब्रेन वॉश करके, उनको समझा के प्लांटेशन ओनर्स को सौंप दिया करते थे, बेच देते थे. देन द स्लेव ट्रेड वॉज डीपली रूटेड इन फ्रांस, और फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा डीपन अप हो गया. धीरे धीरे 18th सेंचुरी तक आते आते स्लेवरी के प्रति थोड़ा सा लोगों ने अपोज करना स्टार्ट किया. बहुत लंबी लंबी डिबेट्स भी हुई, बट एक्चुअली में सारे के सारे लोग डरते थे कि स्लेव ट्रेड से बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन का घर चल रहा है, तो लोग डरते भी थे. बट बेसिकली 1794 में स्लेव्स को सबको आज़ाद कर दिया गया. नेपोलियन जी अपने साथ दोबारा से स्लेवरी ले आए थे, बट फाइनली फिर स्लेवरी अबॉलिश हुई 1848 में जाके. सो 2 बार, 1794 में एक बार पहले किया कि निकाल दो जब रोबेस्पियर जी थे, उसके बाद जब नेपोलियन जी आए दोबारा ले आए स्लेवरी, और फिर फाइनली स्लेवरी अबॉलिश हुई थी अच्छे से 1848 में. फ्रेंच रेवोल्यूशन कॉज द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे. अभी मैंने आपको कहानी बताई ना, कहानी वही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही क्या किया है, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट. अभी आपको मैंने बताया कि यार पॉलिटिकली वी वर इंस्टेबल, क्लैशेस हो रहे थे, फ्रांस को नहीं संभाल पा रहे थे हम, तो उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया फ्रांस का. एक्चुअली में ही वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर, ही वॉज अ डिक्टेटर. He started conquering neighboring countries by waging wars against them and saw himself as a modernizer of Europe. He introduced many laws, जैसे कि protection of private property and a uniform system of weights and measurements provided by the decimal system. बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी इन्होंने. ये आप क्लास 10th का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है. ये नेक्स्ट ईयर यू विल रीड इन योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ओनली, बट 9th में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है. उनके बहुत सारे मेजर्स जो थे, रेवोल्यूशनरी मेजर्स जो थे, वो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में कॉपी भी किए गए, इंस्पायर भी हुए. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. देखिए बच्चों, ये मैंने सारे आपको समझा दिए हैं. आपको पीपीटी लेनी है एंड देन यू हैव टू क्रॉस चेक व्हाट यू हैव रिटन. ओके, व्हाट यू हैव रिटन. मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगी. पहले जो बच्चे पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, आपने समझ लिया, अब आप लोग इसके पीडीएफ से पहले इसको अटेम्प्ट करेंगे और फिर क्रॉस चेक करेंगे, तब मजा आता है. When did Louis XVI ascended to the throne of France? He was there in 17. कब राजा बने बच्चों? 1794 है ना? एक बार यार कमेंट से बता दो. When did Louis XVI became the राजा? कब बने लुई 16 राजा?
1794 या 74? मैं ही कंफ्यूज हो गई हूं लग रहा है ना? हाँ, 5 कॉजेज। बेटा क्या कारण थे उनकी पूरी ट्रेजरी एम्प्टी करने का? अरे बाबा, तुम देखो बच्चों, तुम अपने आप को समझते हो ना मैडम हमें डेट्स याद नहीं होती। बच्चों ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है डेट्स को भूलना, मेमोराइज ना कर पाना। आपको पता है आपका फ्रेंड्स रेवोल्यूशन क्लास 10th की नेशनल में यूरोप से बिल्कुल सिमिलर है। हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, अभी 10th का लेक्चर रिकॉर्ड किया, 9th का आ गया, डेट्स कंफ्यूज। तो ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, पढ़ोगे याद होता जाएगा। क्या कारण थे उनका खजाना एम्प्टी होने के? भैया बहुत ज्यादा वॉर्स हुई जिसकी वजह से इनका फाइनेंशियल रिसोर्स खत्म होता गया। अपने पैलेस को बड़ा सजाते थे ये, उसमें बहुत पैसा खर्च हुआ। साथ ही साथ इन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फंड्स दिए थे, इससे खत्म हुआ। वॉर ने तो भैया इन पे लोन ही डाल दिया। लेंडर्स बिगेन टू बार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10-10% का इंटरेस्ट मांगने लगे लेंडर्स इनसे। और यार ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसिस्टेंस क्राइसिस का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक इंसान की बेसिक लाइवलीहुड खतरे में होती है और वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है। क्या कारण थे बेटा ये होने के? तो पहली बात तो ये कि पॉपुलेशन जो थी वो 23 मिलियन से 28 मिलियन हो चुकी थी और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फूड डिमांड बढ़ रही थी। लेकिन फूड की डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई उतनी की उतनी ही है, सप्लाई पीछे से हो ही नहीं रही है। उसके साथ साथ भैया सूखा पड़ गया, ओले पड़ गए, फसल जो थी वो खराब हो गई। ये कारण था सबसिस्टेंस क्राइसिस के होने का। इवैल्यूएट द फंक्शंस ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1789 एंड 1791। सो भैया मेन फीचर्स क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल असेंबली के मेन फीचर्स क्या है? एक क्वेश्चन और आता है यार, वो इसमें नहीं है कि विमेन के लिए क्या क्या चेंजेस लेके आएगा। वो डिवोर्स कर सकती हैं, वो बिजनेस चला सकती हैं, वो वाला भी आ सकता है। तो मेन फीचर्स क्या आते हैं भैया इसमें? फीडियल सिस्टम हटा दिया, यानी कि पेजेंट्स एंड फार्मर्स को प्रोटेक्शन दे दी एंड लिमिटेड द पावर्स ऑफ द किंग। किंग केम अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट। अभी क्या बन चुका था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहां का मतलब क्या है? संविधान भी है, जुडिशरी भी है और मोनार्की भी है। द नोबल्स एंड द क्लर्जी को अब उनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ हटा दिए गए। दे कलेक्टेड बाय द चर्च वर अबॉलिश्ड एंड लैंड जो थी वो कन्फिस्टिकेट, बांट दी गई, हड़प ली गई एक्चुअली सरकार के द्वारा। पावर टू मेक लॉज वर वेस्टेड इन द नेशनल असेंबली। लेकिन बच्चों मुनार के पास एक वीटो पावर थी जो चेंज भी कर सकते थे एंड पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में, जो कि स्पिरिट ऑफ लॉज में बोला भी गया था। दिस वॉज द पावर ऑफ फिलोसोफर्स। Who was Robespierre? Robespierre was the leader of Jacobin Club. क्यों इनके टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर, डर का माहौल कहा जाता है? पहली बात तो Robespierre was the leader of Jacobin Club. The period of 1793 to 1794 is referred to as reign of terror क्योंकि रोबिस्पेयर जो थे वो कंट्रोल करने लग गए थे लोगों को। All those who he saw कि भैया जो भी रिपब्लिक के खिलाफ जा रहा है, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे वो नोबिलिटी हो, चाहे वो थर्ड स्टेट का और चाहे वो जैकोबिन क्यों ना हो, ये उसको नहीं छोड़ेगा। उसको पकड़ लेता था, जेल में डाल देता था और कभी कभी तो उनको मार भी देता था। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गुलेटेंड। गुलेटेंड वॉज अ डिवाइस, ऐसे दो पोल के बीच में एक ब्लेड होता था, इसमें मुंडी रखो इंसान की और काट दो सीधा खटक। डॉक्टर गुलेटिन की डिवाइस था ये, जो ये इस्तेमाल करते थे। रोबिस्पेयर की सरकार ने बड़े सारे लॉज बनाए जिसके अंदर उन्होंने इक्वालिटी लाने के लिए सभी का प्राइस सेम कर दिया, क्वालिटी सेम कर दी एंड साथ ही साथ चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू ऑफिसेज। लेकिन आपको पता है ना लास्ट में जाके इनका खुद ही, ये बताया नहीं है, बता भी सकते हो कि फाइनली 1794 में इतने ज़्यादा उन्होंने दुष्कर्म करने शुरू कर दिए थे कि लोगों ने मिलके ही उनको पनिश किया एंड ही वाज फाइनली गुलेटिन बाय हिज ओन डिवाइस।
रोल ऑफ फिलोसोफर्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दिस इज इंपॉर्टेंट. फिलोसोफर्स ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन में, क्योंकि इन्होंने कॉमन लोगों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि आपके साथ जो भी हो रहा है उस वो गलत हो रहा है, एंड यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दोज मोनार्की सिस्टम. दे डिड नॉट बिलीव इन द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, और यही इन्होंने अपनी टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट में लिखा भी जॉन लॉके ने. साथ ही साथ रोशे ने आइडिया कैरी फॉरवर्ड किया कि रिप्रेजेंटेटिव और नेता के बीच में, रिप्रेजेंटेटिव और कॉमन लोगों के बीच में एक रिश्ता होना चाहिए, जिसे इन्होंने अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया. साथ ही साथ स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्वे ने बताया कि पावर्स को डिवाइड करना चाहिए हमें, किसमें, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में. द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सलून्स, कॉफी शॉप्स, हर जगह ये बातें होती थी, एंड इन्होंने चेंज लाने में, रेवोल्यूशन लाने में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया. नाउ देयर इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन आई हैव अरेंज्ड फॉर यू, कि भैया केस बेस्ड भी करना आए आप लोगों को. सो केस बेस्ड में आपको यहाँ पे मैंने एक ओलंपी दी गॉर्जियस का पूरा पैराग्राफ दिया है, जो आपके एनसीईआरटी में एक बॉक्स में दिया हुआ है. सो क्या है इसके अंदर, एक रेवोल्यूशनरी विमेन है ओलंपी दी गॉर्जियस. ये एक ऐसी औरत है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर थी हैं, एंड इन्होंने रेवोल्यूशन किया, जहाँ मैंने आपको बताया कि विमेंस ने भी काफ़ी क्लब्स खोले थे. शी प्रोटेस्टेड अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन. इन्होंने कहा व्हाट इज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन ओनली, व्हाई देयर इज नो विमेन, विमेन के लिए बेसिक राइट्स क्यों नहीं है. सो शी डिमांडेड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन एंड सिटीजन, which she addressed to the Queen and the members of the National Assembly. 1793 में ओलंपी दी गॉर्जियस को क्रिटिसाइज किया गया जैकोबिन्स की सरकार के द्वारा ही, एंड इनके विमेन्स क्लब को बंद कराया गया. देन उनको भैया जेल में डाल दिया गया, एंड सून आफ्टर दैट उनको मार दिया गया. सो हु वाज ओलंपी दी गॉर्जियस? शी वाज अ रेवोल्यूशनरी women. She was a revolutionary women who demanded rights for women. Why did Olampi दी Gauges protest against the Constitution and the Declaration of Rights and Men and Citizens? She wanted equality for women because वो मानती थी कि भैया सिर्फ आदमियों के लिए ही क्यों, we are also actively participating, then हमारे लिए क्यों नहीं. List the steps taken by the Olampi दी Gauges to advocate the women's right. What she did, बच्चों, what she did, she actually demanded, she opened some women's club, but again उनको पकड़ लिया गया उसके लिए. So she protested. She ruled women's club, लेकिन at the end उनको पकड़ ही लिया गया. And that's what the complete French Revolution is all about. This was the assignment of the French Revolution. I hope everything is clear. But at the end, let me just tell you some more important topics that you can't miss. Changes for women. Changes bought for women. Composition of states. First state, second state, third state. कभी कभी आ जाता है एक्सप्लेन द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, हुई थी ना वो 1200 रिप्रेजेंटेटिव्स वाली. एंड लास्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, कंप्लीट 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. So these are some more questions apart from this assignment that can be very helpful for you all. देखिए बच्चों, ये सभी जो चीज़ें हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के नोट्स हैं, you know, handwritten notes हैं, everything is available on our app, and that is for free, Science and Fun app. And not just on Science and Fun app, on Telegram, on my Instagram,
एवरीवेयर आई पोस्ट डेली, कुछ ना कुछ। मैं अगर यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रही हूँ, I am active there. I'm sending notes. I'm pushing kids to learn, to memorize, to do by organizing some challenges, something. बच्चों को हम बोल रहे हैं कि करो करो करो। 9th क्लास में बच्चों को एसएसटी आके एकदम से मुश्किल लगती है क्योंकि इको आ जाती है, एकदम से सिलेबस बड़ा हो जाता है। डोंट वरी, जस्ट स्टिक टू अ टीचर, स्टिक टू अ चैनल एंड जस्ट गो ऑन। ये एक की टू सक्सेस होता है बच्चों। आप एक टीचर को पकड़ोगे, आप एक चैनल को पकड़ोगे, आप क्लास में पढ़ रहे हो, यू आर फॉलोइंग अ पाथ, आप एक पाथ पे चल रहे हो, आपने अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यू जस्ट हैव टू डू। ओके, सो नाउ यू हैव टू कमेंट डाउन कि आपको नेक्स्ट ऐसे कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन चाहिए और कौन से चैप्टर का आपको वन शॉट अप चाहिए। वन शॉट में किसका बनाऊं, नया ताज़ा ड्रेनेज का बनाऊं या मैं क्या बनाऊं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का बनाऊं। वैसे बने हुए हैं, 2 बार डाले हुए हैं, बट स्टिल आप लोग कहते हो नया बनाओ, कंटेंट वही रहता है, पीपीटी थोड़ी कलरफुल कर देते हैं। बट येस, विच चैप्टर डू यू वांट नेक्स्ट, एंड आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है एसएसटी में, वो भी कमेंट्स में बताना। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को एक वीडियो के थ्रू सॉल्व भी कर दूंगी, ठीक है। तो बस दोस्तों के साथ शेयर करना है आपको ये असाइनमेंट, कमेंट्स में सारे आंसर्स लिखने हैं, एंड येस लाइक कर देना जाते जाते, और पहली बार देखो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए।